हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था। ओके डियर, बैक्टीरियल सेल वॉल को अपन ने स्टार्ट कर दिया था। बैक्टीरियल सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो अपन ने डिस्कस किया था थोड़ा सा। तो थोड़ा सा एक बार वापस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, बैक्टीरियल सेल वॉल इज composed of peptidoglycan and it consists polysaccharides and amino acid. So एक बार वापस बता रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए वापस बता के फिर सेल वॉल फॉर्मेशन पे अपन चलेंगे। बैक्टीरियल सेल वॉल composed of peptidoglycan. Okay, peptidoglycan also called murin, बताया था आपको murin, or it is also called mucopeptides. Okay, so peptidoglycan consists two parts, peptide and this is tetrapeptide. It consists 4 amino acids. 4 amino acids. And this tetrapeptide help in cross linking. अभी मैं बताऊंगा, डायग्राम में अपन मेंशन करेंगे. This tetrapeptide help in cross linking during the cell wall formation. And this part is heteropolysaccharide, that is glycan. And this glycan is heteropolysaccharide. Okay, and heteropolysaccharide consists two types of monosaccharides, NAM and NAG. लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी, नाम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड नाग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल glucosamine and NAM stand for N-acetyl muramic acid. So these units are joined to each other through a specific glycosidic bond to form a polysaccharide chain, and this bond is beta 1,4 glycosidic bond. Okay, इसको याद रखना बेटा आपको. That is the beta 1,4 glycosidic bond present between NAM and NAG. Beta 1,4 glycosidic bond. So this is the polysaccharide chain. So we can say that NAM and NAG are found in its alternative form. याद रखना बेटा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं. रेशो of NAG and NAM always 1:1. So we can say that in peptidoglycan NAG and NAM ratio is 1:1. क्योंकि आपको पता है बेटा, मैंने बताया नाम और नाग अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं. नाम फिर नाग आएगा, फिर नाम आएगा, फिर नाग आएगा, तो एक पॉलीसेकेराइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे और फर्दर ये जो चेन्स हैं वो मिलकर क्या बनाएंगी, सेल वॉल. सो जितनी ज्यादा पॉलीसेकेराइड होगी उतनी सेल वॉल की जो थिकनेस है वो क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, आपकी, ये इसकी ग्लाइकेन की. अब बात करते हैं सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है. समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है इसमें. देखो ये है आपकी पॉलीसेकेराइड चेन्स लाइक दिस. यहां पर जो एम है उसको, नाम को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और नाग को जी से. तो ये नाग हो गया, फिर नाम हो गया, नाग, नाम, दिस इज दैट इज वन पॉलीसेकेराइड चेन. तो ऐसी बहुत सारी पॉलीसेकेराइड चेन आएंगी बेटा. देखो काफी सारी पॉलीसेकेराइड चेन होंगी. ठीक है, इनको एक बार रिप्रेजेंट करके बताया. तो ये काफी सारी चेन होगी जो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे. तभी तो क्या होगा, एक सेल वॉल लेयर का फॉर्मेशन होगा. Obviously, these polysaccharide chains are separate to each other. दो सब आपस में क्या है, अलग अलग है.
तो स्टेबल नहीं है ये, अभी सेल वॉल का कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, देखो जो नाम है, नाम जो यूनिट है उसके साथ टेट्रापेप्टाइड जुड़ी होगी, दैट इज ये जो रेड कलर से बता रहा हूं बेटा, टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। दीज आर, जो रेड कलर से है बेटा ये क्या है, ये देखो ये तो पॉलीसेकेराइड चेन होगी, और रेड कलर वाली कौन है, ये tetrapeptide. Okay, these tetrapeptides are joined to each other through the specific peptide bond. देखो यहां पर बता रहा हूं बेटा, ये जो टेट्रापेप्टाइड है ये इस चेन की टेट्रापेप्टाइड है, ये इस चेन की टेट्रापेप्टाइड, आपस में क्या करेंगे बेटा, ये ज्वाइन हो जाएंगे, ये इस तरह से आपस में क्या होगी बेटा, ये ज्वाइन होगी। तो ये आपस में जब ज्वाइन होंगी तो दैट इज कॉल्ड द क्रॉस लिंकिंग। तो ये जो मैंने मेंशन किया बेटा, देखो ये है क्रॉस लिंकिंग। डायग्राम बना रहा हूँ, साथ साथ समझते जाना बेटा, क्रॉस लिंकिंग, ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। क्रॉस लिंकिंग, ये ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। और आप बताओ बेटा, जैसे ब्रिज बना तो सेल वॉल स्टेबल हो जाएगी। तो ये है आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल। एक बार फिर से देखें, बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ carbohydrate and amino acid, and this is peptidoglycan, peptide and glycan. Cross linking between the tetrapeptides of separated polysaccharide chains, and tetrapeptide और cross linking provide the stability to cell wall. अगर क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी बेटा तो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, सेल वॉल स्टेबल नहीं हो पाएगी, ओके, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये बात होगी क्रॉस लिंकिंग की। अब फर्दर एक पॉइंट आता है, जो क्रॉस लिंकिंग है उसमें देखो बॉन्ड बना है, पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान से समझना। क्रॉस लिंकिंग के लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज ट्रांसपेप्टाइडेज, एंजाइम हेल्प इन क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, डायग्राम बना के नीचे पॉइंट मेंशन करना है। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम कैटलाइज द क्रॉस लिंकिंग। और आप बताओ बेटा, ये जो नाग और नाम है इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये देखो ये वाला बॉन्ड कौन सा है बिटवीन नाग नाम, β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अभी बताया था मैंने, β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो देखो सेल वॉल में दो बॉन्ड बहुत स्पेसिफिक हैं, एक तो आपका क्रॉस लिंकिंग पेप्टाइड बॉन्ड, और ये कौन सा है, β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंड दैट इज द सेल वॉल, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। और जितनी ज्यादा पॉलीसेकेराइड चेन होंगी उतना ही सेल वॉल की जो थिकनेस है वो क्या होगी बेटा, हाई होगी। जनरली थिकनेस जो है वो 10 to 20 नैनोमीटर होती है, जो आपको याद नहीं करनी, वैसे बताया है। जनरली वो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उससे ज़्यादा थिक होती है। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस आप जानते हो बेटा 75 एंगस्ट्रॉन होती है, और इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो इधर, अब बात करते हैं इसकी आगे के कॉन्सेप्ट्स के। ओके, अब ध्यान देना क्यों बताया मैंने स्ट्रक्चर। ये बेटा आपको पता है, दो पॉइंट मेंशन कर रहा हूं मैं। एक होता है पेनिसिलिन, सबने नाम सुना है बेटा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। ओके, पेनिसिलिन क्या होती है, एंटीबायोटिक। एंड वी नो पेनिसिलिन, the first discovered antibiotic was penicillin, that was discovered by Alexander Fleming. Okay, first discovered antibiotic was penicillin, and penicillin was discovered in Penicillium notatum. तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पेनिसिलिन की फंक्शन की बात कर रहे हैं। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट inhibit the activity of transpeptidase enzyme. It inhibit the activity of transpeptidase enzyme. अब बताओ बेटा, अगर पेनिसिलिन आपने यूज की तो पेनिसिलिन बैक्टीरिया के अंदर जाएगी, बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाएगी, और बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम है वो प्रेजेंट है। और याद रखना बेटा, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है वो मीजोसोम से रिलेटेड होता है, मीजोसोम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो पेनिसिलिन है वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगी, उसको इनएक्टिव कर देगी,
तो ऑब्वियसली क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज पेप्टाइडेज एंजाइम एंड स्टॉप क्रॉस लिंकिंग। तो आप बताओ बेटा, क्रॉस लिंकिंग स्टॉप हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वी कैन से दैट इट इज सेल वॉल इनहिबिटर। पेनिसिलिन इज सेल वॉल inhibitor. It prevent the formation of cell wall. So further bacteria can't able to divide and infection stop. तो ये जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आप पेनिसिलिन की टेबलेट लो, इंजेक्शन लगा लो, ओके, पेनिसिलिन जाएगी बैक्टीरिया के अंदर जाएगी, सेल वॉल फॉर्मेशन को स्टॉप कर देगी, और जैसे स्टॉप होगा तो बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, उसका इन्फेक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर पेनिसिलिन देखो क्या कर रही है, इट इज एंटीबायोटिक दैट इज सेल वॉल इनहिबिटर, जो बैक्टीरियल सेल वॉल को फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। समझ में आ गया बेटा, ये पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन है। इसके अलावा एक और होता है बेटा लाइसोजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज एन एंजाइम, इंपॉर्टेंट है बेटा। लाइसोजाइम क्या है, इट्स एंजाइम एंड लाइसोजाइम कैटालाइज द ब्रेकडाउन। इसका मोड ऑफ एक्शन बता रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दैट इज द बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आप बताओगे बेटा, अगर लाइसोजाइम को यूज करोगे तो लाइसोजाइम क्या करेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और जैसे ब्रेक करेगा तो सेल वॉल क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक हो जाएगी, सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी बेटा। तो अपन बोल सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो लाइसोजाइम इज बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेकर, ओके। आपको अगर बैक्टीरिया से डीएनए को ऑब्टेन करना है बेटा, डीएनए को आइसोलेट करना है, तो आपको लाइसोजाइम को यूज करना होता है। लाइसोजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा। फर्दर अपन उसमें प्रोटीएज, लाइपेज एंड आरएनएज एंजाइम को यूज करते हैं, बाद में डीएनए जो है ऑब्टेन हो जाता है। तो यहाँ आपको याद क्या रखना है बेटा, लाइसोजाइम इज एंजाइम दैट इज बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेकर एंड पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट इज बैक्टीरियल सेल वॉल इनहिबिटर, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, लाइसोजाइम को अपन टीयर एंजाइम भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टीयर एंजाइम। तो लाइसोजाइम जो होते हैं बेटा अपने टीयर्स में प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, जो अपने डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, जो अपने आंसू होते हैं, टीयर होते हैं, उनमें लाइसोजाइम सीक्रेट होता है। तो ऑब्वियसली जो अपनी आईज है बेटा, ध्यान से सुनना, अपनी जो आईज है वो डायरेक्टली एयर, वाटर और डस्ट के कांटेक्ट में होती हैं, और आपको पता है एयर, वाटर, डस्ट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और अपनी आई में देखो स्किन भी नहीं है, तो इन्फेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आंखों में कौन है, टीयर्स में कौन है, लाइसोजाइम। तो जैसे ही बैक्टीरिया एंटर होगा आईज में, तो वहां पर कौन प्रेजेंट है बेटा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम तुरंत क्या करेगा, बैक्टीरिया जो आए हैं उनकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और सेल वॉल डिस्ट्रॉय होगी तो बैक्टीरिया की क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। इसके अलावा लाइसोजाइम आपकी सलाइवा में भी जाता है, तो जो माउथ में लाइसोजाइम जाएगा तो अपन जो खाना खा रहे हैं उसमें अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया की वहां क्या करवा देगा, डेथ करवा देगा। तो लाइसोजाइम इज द पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो अपन इम्यूनोलॉजी में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, लाइसोजाइम की। क्लियर बेटा, ये कॉन्सेप्ट अभी बताया था आपको, सेल वॉल से रिलेटेड ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो आप कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल की बात कंप्लीट होगी, ओके। अब बैक्टीरियल सेल वॉल के बाद अपन अब इसमें कुछ पॉइंट्स और रहे हैं जिनकी मैं बात करूंगा, कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को अपन कुछ ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ओके। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी क्लियर कराता हूँ। ये बात होगी, देखो अपन ने फंक्शन की बात कर ली, स्ट्रक्चर की बात कर ली, अब अपन बात करेंगे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो डायग्राम बना लोगे बेटा वो, ठीक है। अब इनको मैं मिटा रहा हूँ। ये सारे नोट डाउन कर रहे हैं ना बेटा, इनमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और रिवाइज करोगे सब पॉइंट्स याद हो जाएंगे।
तो एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं पहले, उसके बाद में आगे चलेंगे। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। into 2 ग्रुप्स। किस बेसिस पे, याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन सेल एनवलप। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस in cell envelope. First, cell envelope and manner in which मैं समझाऊंगा इसको क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा। मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड to the staining procedure that is developed by ग्राम। अभी बात करेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, पहले इसको ध्यान से समझना, फिर इसको अपन डिटेल में लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पता है बेटा टेक्स्ट बुक है, उसमें केवल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखे हैं, फिर आपको फर्दर उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of difference in cell envelope and manner in which they respond to the staining procedure. तो cell envelope बेटा consist cell wall, glycocalyx and cell membrane। तो यहाँ पर सेल एनवेलप में डिफरेंस की बात करेंगे अपन, और जो स्टेनिंग प्रोसीजर है उसके बिहाफ पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है उसको अपन डिटेल में लेंगे, उस प्रोसीजर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। सेल एनवेलप में जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटा सेल वॉल। अभी देखो आ जाएगा, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, अब मैं एक एक करके इसको जो कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा अपन यहाँ समझेंगे ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग है क्या? ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है जो यूज करते हैं फॉर द स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप और बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसको हल्का सा मैं डिटेल में लेके जा रहा हूँ, घबराना नहीं है बेटा, हल्का सा डिटेल जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में केवल एक पॉइंट ही लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ये रहा बेटा ग्राम स्टेनिंग। सो ग्राम स्टेनिंग इज ए टेक्निक developed by Christian Hans Gram। ये साइंटिस्ट है बेटा क्रिश्चियन हेंस ग्राम, और ये बातें याद रखना बेटा 1884 की, ठीक है। साइंटिस्ट था जिसने टेक्निक डेवलप की थी, और ये टेक्निक क्या है बेटा? इट इज यूज्ड to stain bacteria by specific dyes और स्टेन। इसकी हेल्प से बेटा अपन बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, ठीक है, उसकी स्टेनिंग करते हैं, उसके लिए स्टेन और डाइज यूज लेते हैं। अभी बताते हैं बेटा कौन से डाई कौन से स्टेन। तो यहाँ पर जो अपन यूज में लेने वाले हैं वो है कुछ स्पेसिफिक डाई। क्रिस्टल वॉयलेट एक यूज लेंगे बेटा अपन, आयोडीन, इसके अलावा सैफरानिन। ये डाइज हैं जिनको यूज करते हैं फॉर द स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। क्रिस्टल वॉयलेट दैट इज द प्राइमरी स्टेन, इसको अपन टर्म देते हैं
प्राइमरी स्टेन। आयोडीन को बोल देते हैं मोर्डेंट। आपके ज़्यादा काम की बात नहीं, एक बार सुन लो। सैफरानिन इज काउंटर स्टेन। ओके, ये टर्म्स हैं इनकी। इसके अलावा इस टेक्निक के अपन एक डीकलराइजिंग एजेंट काम में लेंगे। डीकलराइजिंग एजेंट, और वो यहां लेते हैं अपन, या तो एल्कोहल ले लो 95% एल्कोहल, या फिर एसीटोन भी काम में ले सकते हैं अपन। एल्कोहल और एसीटोन जो डीकलराइजिंग एजेंट है। ठीक है बेटा, ये समझ गए डीकलराइजिंग एजेंट क्या होता है। जैसे आपने कोई कलर यहाँ पर जो है यूज किया है, स्टेनिंग कर दी, कलर हो गया ना बेटा, तो जनरली इसको अपन वाटर से अगर वॉश करोगे तो कलर जो है डी स्टेन नहीं होगा। लेकिन आप इसमें अल्कोहल या एसीटोन यूज करके और इसको रब करोगे या इसके ऊपर ऐड करोगे तो इजीली जो है ये कलर यहाँ से क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाएगा। तो ये डीकलराइजिंग एजेंट्स हैं लाइक अल्कोहल एंड एसीटोन। ओके, तो अब देखो कि ग्राम स्टेनिंग होती क्या है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसको अपन समझते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, एक्सपेरिमेंटल बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को दो ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे। तो ये प्रोसीजर है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रोसीजर आप समझ जाओ। तो सबसे पहले अपन लेके आते हैं बेटा बैक्टीरियल सैंपल। ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में है आपका सैंपल, दैट इज बैक्टीरियल सैंपल दैट टू बी स्टेन्ड। ओके, इसमें बैक्टीरिया अपन ने ले लिए जिनको स्टेन करना है, दैट इज टेस्ट ट्यूब। ये है टेस्ट ट्यूब। ओके, अब इसके बाद एक लेके आते हैं बेटा अपन ग्लास स्लाइड। देखा होगा आपने कभी, एक प्रैक्टिकल की ग्लास स्लाइड होती है, ग्लास की ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल थिन होती है। डायग्राम से बना के दिखा रहा हूं, इस टाइप की होती है बेटा, दैट इज ग्लास स्लाइड। ओके, ये है ग्लास स्लाइड, जिसके ऊपर हम बैक्टीरिया को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब क्या करते हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें एक इनोकुलम लूप डिप करेंगे बेटा। इस तरह की एक इनोकुलम लूप होती है जो लेके आएंगे, दैट इज द इनोकुलम लूप। ये टेक्निकल टर्म है बेटा, एक बार समझ जाओगे तो ये रटना नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं है तुम्हारे। ये है आपकी इनोकुलम लूप, इनोकुलम लूप दैट इज यूज्ड फॉर द इनोकुलेशन। तो अपन देखो इसको डिप करेंगे, डिप करके बाहर निकालेंगे और इस ग्लास स्लाइड पे इसको टच कर देंगे, तो यहाँ पर देखो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पर बैक्टीरिया का जो एक सैंपल है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसीजर को इनोकुलेशन, ट्रांसफरिंग ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम टेस्ट ट्यूब टू द ग्लास स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेशन। तो आपने क्या कर दिया, इस स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया। सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में था तो इसके अंदर लिक्विड कंटेंट है, तो ये बैक्टीरिया इधर उधर जो है स्लिप हो सकते हैं, या जो ये जो इसमें बोल सकते हैं कॉलोनी है या बैक्टीरिया का नंबर जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो सकता है। इसलिए क्या करेंगे अपन, इस ग्लास स्लाइड को इसके अदर नीचे वाले फेस से इसको अपन हीट से क्या करेंगे, ट्रीट करवाएंगे बेटा। ये फ्लेम है, ओके, फ्लेम। तो ऑब्वियसली फ्लेम के ऊपर रखोगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी, तो वाटर कंटेंट इवेपोरेट हो जाएगा और जो बैक्टीरियल सेल है वो वहां पर अटैच हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ जो बनता है उसको अपन बोलते हैं स्मीयर। फ्लेम हीट फिक्स हो जाएगा बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज बैक्टीरियल स्मीयर। रटना नहीं है, ये केवल टेक्निकल टर्म है, जो लैब में काम करते हैं तो टर्म तो यूज करनी पड़ेंगे ना बेटा, कि भाई ये क्या बनाया आपने, तो आप बोलोगे कि सर हमने बैक्टीरियल स्मीयर का फॉर्मेशन कर लिया, इसका मतलब आपने इसको जो है हीट से ट्रीट करवा दिया। ओके, यहाँ तक ये बात होगी। अब देखो ये आपके पास स्मीयर बन गया स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड पे। अब उसके बाद अपन यूज करेंगे डाइज। ओके, फिर डाई डालेंगे। तो सबसे पहले इस ग्लास स्लाइड पे, इस स्मीयर पे अपन ऐड करेंगे सीवी। सीवी कौन है बेटा, क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीवी, क्रिस्टल वॉयलेट। और इसको लगभग 20 सेकंड तक इससे ट्रीट करवाएंगे, 20 सेकंड। ओके, स्लाइड पे सीवी की ड्रॉपलेट डाल देंगे, 20 सेकंड तक उसको रखेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर ऐड करेंगे अपन आयोडीन। क्या, आयोडीन। ये भी लगभग 20 सेकंड तक उसको ट्रीट करवाएंगे। ऑब्वियसली सीवी और आई डालोगे तो बेटा यहाँ पर सीवी आई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीवी आई कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखिए नेचर है, एक प्लस है
और एक माइनस है, तो यहाँ क्या बन जाएगा CBI कॉम्प्लेक्स। CBI कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे बेटा, उस स्लाइड के ऊपर अब यूज करेंगे अपन अल्कोहल डाल देंगे, डीकलराइजिंग एजेंट अल्कोहल, और ये लगभग 20 सेकंड तक अल्कोहल को उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, रिंस करेंगे, डाल देंगे 20 सेकंड तक, ड्रॉप्स डालेंगे ओनली फॉर 20 सेकंड। ज़्यादा टाइम हो गया तो आपकी स्टनिंग नहीं हो पाएगी, जो टेक्निक है वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर 20 सेकंड क्या करेंगे बेटा अपन, ये जो ग्लास स्लाइड है उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अब माइक्रोस्कोप में ग्लास स्लाइड को देखेंगे अपन, माइक्रोस्कोप, और जैसे ऑब्जर्व करोगे तो अगर आपको अंडर माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया कलर्ड दिखाई दे रहे हैं, कलर्ड, और ये भी कलर्ड कैसे होंगे बेटा, याद रखना पर्पल, ओके, क्योंकि CBI कॉम्प्लेक्स का कलर जो होता है पर्पल होता है। तो अगर पर्पल कलर दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको बोलोगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और अगर बैक्टीरिया कलरलेस हैं, कलरलेस, तो उनको बोलेंगे बेटा अपन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, gram positive and gram negative on the basis of the difference in cell envelope, cell wall में difference, and the manner in which they respond to the staining procedure। एक ही बात है बेटा, अगर स्टेनिंग आपने करवाई, बैक्टीरिया आपको कलरफुल दिखाई दे रहे हैं, पर्पल कलर्ड, तो ऑब्वियसली 2000 ग्राम पॉजिटिव, और कलरलेस है तो ग्राम नेगेटिव, ओके। तो ये बात होगी आपकी ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर की। हाँ, कलर्ड है, पर्पल कलर्ड है, ग्राम पॉजिटिव। एक इसमें एक डाई और काम में ले सकते हैं, अगर फर्दर आप सैफ्रानिन यूज करोगे, दैट इज द काउंटर स्टेन, तो ऑब्वियसली पर्पल कलर्ड है वो तो पर्पल रहेंगे, लेकिन अगर आपने सैफ्रानिन काम में ली, कौन सी, सैफ्रानिन, तो जो कलरलेस हैं, ग्राम नेगेटिव हैं, वो पिंक कलर के हो जाएंगे, पिंक कलर। तो अगर आपको पिंक कलर दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली कौन होंगे, ग्राम नेगेटिव, लेकिन कब, आफ्टर द यूज ऑफ सैफ्रानिन। सैफ्रानिन को यूज मत करो, ग्राम स्टेनिंग तो हो गई आपकी, कंप्लीट है ग्राम स्टेनिंग। आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आफ्टर ग्राम स्टेनिंग पर्पल कलर्ड बैक्टीरिया कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव एंड कलरलेस कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। ओके बेटा, यहां तक की बात क्लियर हो गई, बिल्कुल। चलो, ये होगी आपकी बेटा ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो ये इस स्टेटमेंट को अपन ने कवर कर लिया, इसको थोड़ा समझना कौन कौन सी डाई आपने काम में ली है। अब बात करते हैं बेटा, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उनमें डिफरेंसेस क्या है, किस बेसिस पे इनमें जो आपने क्रिएट किया और डिफरेंसेस क्या क्या आएंगे, इंपॉर्टेंट है, तो सारे डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूँ, और थोड़ा कोशिश करना समझने की भी। तो अगला टॉपिक रहेगा आपका डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में अपन डिफरेंसेस की बात कर लेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं अब डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो एक तरफ ले लेते हैं ग्राम पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। ग्राम पॉजिटिव, और यहां बात करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो डिफरेंस एक एक करके सारे अपन स्टडी करते हैं। पहला डिफरेंस देखो बेटा, फर्स्ट डिफरेंस, अगर आपने ग्राम स्टेनिंग करवाई है, देखो मैं यही मेंशन कर रहा हूं, ग्राम स्टेनिंग, तो ये कैसे दिखेंगे आपको, पर्पल कलर्ड, और ये कैसे दिखेंगे, कलर लेस। ओके, अगला डिफरेंस इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूँ, जो डायग्राम उससे एक बार एक्सप्लेन कर दूं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसकी सेल वॉल कैसी होगी, किसकी बनी होगी, तो समझे, यहाँ पर थोड़ा दिमाग पे जोर डालना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये देखो बेटा, ये है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो मैंने लेयर बताई ये है सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कौन होगी, सेल वॉल। तो यहां देखो मैं मेंशन कर रहा हूं, दैट इज सेल वॉल, और आप जानते हो सेल वॉल क्या होती है, थिक एंड रिजिड, दैट इज सेल वॉल। तो ये जो है
रेड कलर से जो मेंशन की है दैट इज सेल वॉल, और ये बेटा बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके, अब यहां देखो नेगेटिव में क्या डिफरेंस आएगा। ये नेगेटिव में देखो, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन सीएम, और सीएम के बाहर की ओर कौन होगी, सेल वॉल। तो यहां देखो सेल वॉल जो है उसमें दो लेयर है, देखो ये तो सिंगल लेयर है, थिक है और सिंगल लेयर है, और यहां पर लेयर होंगी टू। एक तो रेड कलर की लेयर है बेटा, और इसमें इस लेयर के बाहर एक लेयर और होती है जो नेचर में होती है वेवी। ओके, दैट इज वेवी। अब समझना बेटा इसको, तो रेड कलर वाली जो है ये तो है पेप्टिडोग्लाइकेन, और ब्लू कलर से जो मैंने बताई है दैट इज एलपीएस। एलपीएस हियर, एलपीएस इज लिपोपोलीसैकेराइड। लिपोपोलीसैकेराइड, और ये दो मिलकर क्या बना रही है, ये सेल वॉल बना रही है। बहुत ध्यान से समझना बेटा। सो द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड, ये देखो यही लिख रहा हूं मैं, सेल वॉल इज single layered, but gram negative cell wall, that cell wall is double layered. Okay, here cell wall is thick and simple, और यहां जो सेल वॉल है देखो बेटा डबल लेयर्ड है, फिर भी थिन है, थिकनेस बहुत कम है, थिन एंड कॉम्प्लेक्स। यहां पर देखो जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, देखो दिख रहा है आपको डायग्राम में, पेप्टिडोग्लाइकेन का अमाउंट जो है बेटा ज्यादा है, बहुत हाई है, लेकिन यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन का अमाउंट क्या है, बहुत कम है। इधर देखो बेटा एलपीएस एब्सेंट है, बट ग्राम नेगेटिव में एलपीएस प्रेजेंट है। तो एलपीएस किसका कैरेक्टर है बेटा, ग्राम नेगेटिव का। ग्राम पॉजिटिव में लिपिड का कंटेंट बहुत कम होता है, लिपिड कंटेंट इज वेरी लेस, बट इन ग्राम नेगेटिव lipid content is very high। ठीक है, ये डिफरेंसेस बता रहा हूं बेटा, याद रखना सारे डिफरेंस। एक फालतू का डिफरेंस है, इसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है बेटा, टिकोइक एसिड कोई खास नहीं है, टिकोइक एसिड इज एंटीजेनिक। तो जो एंटीजेनिक है वो कौन है, यहाँ पर टिकोइक एसिड है, यहाँ टिकोइक एसिड क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पर एलपीएस प्रेजेंट है, यहाँ पर टिकोइक एसिड प्रेजेंट है। इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव है बेटा, इनमें जो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल आते हैं वो ज़्यादा डिजीज कोजिंग नहीं होते, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव वाले हैं वो जनरली क्या होते हैं, डिजीज कोजिंग होते हैं। अगला डिफरेंस, जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं, एंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग, लेकिन यहाँ पर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के जो बैक्टीरिया हैं उनमें वेरी फ्यू हैं जो डिजीज कोजिंग है, वेरी फ्यू पैथोजेनिक, और यहाँ पर मोस्टली क्या होते हैं बेटा, मोस्टली पैथोजेनिक। ये डिफरेंस समझ रहे हैं बेटा आपको। ठीक है, थोड़े से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अपन एक दो पॉइंट को मेंशन कर दिया है, जनरली इधर उधर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, एलपीएस इंपॉर्टेंट फिर बता रहा हूं मैं, एलपीएस किसका कैरेक्टर है, ग्राम नेगेटिव का। पेप्टिडोग्लाइकेन का अमाउंट यहाँ ज्यादा है, ये सिंगल लेयर है, और ये देखो दिख रहा है डबल लेयर। बाहर वाली जो लेयर है एलपीएस वो कैसी है, देखो बेटा वेवी है, ये नेचर में कैसी है, लहरदार, ऐसे वेवी होती है। तो ये इसमें आउटर मेम्ब्रेन आ गई, एलपीएस जो है आउटर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रही है। क्लियर, यहाँ पर देखो मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल होता है, और यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये आपके काम की बात नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। एक और है, आगे आएगा, वैसे मेंशन कर रहा हूँ, टेंशन ना लेना। ये जो ग्राम पॉजिटिव है उसकी जो फ्लैजिला है, बात करेंगे अपन आगे, फ्लैजिला आएगा। फ्लैजिला की बेसल बॉडी में 2 रिंग होती हैं, बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, 2 रिंग, और इसकी बेसल बॉडी में 4 रिंग होती है। अभी डायग्राम आने वाला है, वहाँ पर अपन मेंशन कर देंगे।
दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, तो ये आपकी बात कंप्लीट होगी किसकी, सेल वॉल से रिलेटेड सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा, अगली जो लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं अब सेल मेम्ब्रेन। ये सारा नोट डाउन करना है आपको, नोट डाउन कर लोगे ना? ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। बिल्कुल सिंपल है, सेल मेम्ब्रेन अभी कवर करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ओके, इट इज ए यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, और अपन जानते हैं बेटा सेलेक्टिवली क्या है, ये परमिएबल है, इंटरेक्ट विद द आउटर साइड वर्ल्ड। परमिएबल, इंटरेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उससे इंटरेक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन की अभी बात कर रहे हैं अपन, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट, इसलिए इसकी बाद में बात करेंगे अपन। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट्स। ओके, तो यहाँ इस चैप्टर में जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल में है, तो अपन वहाँ इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट मेम्ब्रेन है, कोई भी हो, बैक्टीरिया हो या आपका प्लांट हो, एनिमल हो, सब में सेम होती है। ठीक है, और स्पेसिफिक जो करेक्टर हो सारी अपन बातें करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर सिंगर निकोलसन मॉडल वो बात करेंगे, तो यहाँ के इतना ही अपन स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो है मीजोसोम। तो सेल मेम्ब्रेन देखो, मैंने बताया अभी आपको, ये बैक्टीरिया अपने डायग्राम बनाया था बेटा, फिर से समझो इसको, ये बैक्टीरिया, अंदर कौन है, साइटोप्लाज्म, और ये कौन है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। और मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल दैट डिफरेंशिएट द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और उनके बीच में इंटरेक्शन भी करती है बेटा। और ये जो इनके बीच में जो भी पासेज होता है मॉलिक्यूल का, उसको सबको कौन कंट्रोल करती है, सेल मेम्ब्रेन। तभी अंदर का एनवायरनमेंट स्पेसिफिक होता है ड्यू टू द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन बात करें बैक्टीरिया की, तो याद करो बेटा, बताया था बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म की ओर इस तरह से क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, जिससे स्ट्रक्चर जो बनती है उसको अपन बोलते हैं मीजोसोम। ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, मीजोसोम। इसलिए मीजोसोम को आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर जो हेडिंग ले रहे हैं वो है मीजोसोम, और यहाँ से बेटा पक्का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मीजोसोम। ठीक है, तो मीजोसोम को एक बार अपन स्टडी कर लेते हैं। तो मीजोसोम होते क्या है, बात करते हैं। ये स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया स्पेशल membranous structure which is the extension of cell membrane towards साइटोप्लाज्म, टुवार्ड्स द साइटोप्लाज्म। ये बताया भी देखो, टुवार्ड्स साइटोप्लाज्म, ये स्पेसिफिक क्या है, एक्सटेंशन है, जिनको अपने नाम क्या दिया है, मीजोसोम, which formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicle, tubules and lamellae. Extensions in the
फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमली। देखो यहाँ पर बेटा जो एक्सटेंशन है ये वेसिकल, ये वेसिकल ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं ट्यूब्यूल्स, या फिर इस तरह से ये लेमली बना सकते हैं। ओके, ये वेसिकल होती है, ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, और इस तरह की स्ट्रक्चर क्या है, लेमली। तो इस फॉर्म में इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये बात होगी किसकी, आपकी मीजोसोम की। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें सारी मैं अभी बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर अटैक करें। ये क्या है, ये स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अभी बताया मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, तो दैट इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सेल ऑर्गेनल। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इट इज नॉट ए सेल ऑर्गेनल। इसको सेल ऑर्गेनल में काउंट नहीं करते हैं बेटा, ध्यान रखना, ये सेल ऑर्गेनल में काउंट नहीं होगा। ओके, अगला पॉइंट, जो मीजोसोम है बेटा, ये देखें, जो ग्राम पॉजिटिव होती है उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, अगला पॉइंट, दे ऑल्सो known as the analogous structure of mitochondria। तो अपन यहाँ भी एक पॉइंट लिख रहे हैं, फिर समझाता हूँ। एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनालॉगस समझते हो बेटा, एनालॉगस मीन्स स्ट्रक्चरली सिमिलर, सॉरी स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, फंक्शनली सिमिलर, फंक्शनली सिमिलर बट स्ट्रक्चरली डिसिमिलर। तो दोनों का जो फंक्शन है, देखो अभी बात करेंगे रेस्पिरेशन, तो क्या हो गया ये एनालॉगस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर रहे हैं बेटा फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ मीजोसोम। इंपॉर्टेंट है बेटा, समझना इनको फंक्शंस को। ओके, तो यहां एक एक फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, सारे आपको डिक्टेट करने हैं। फर्स्ट, हेल्प इन रेस्पिरेशन। ओके, फर्स्ट फंक्शन हेल्प इन रेस्पिरेशन, मीजोसोम हेल्प इन रेस्पिरेशन। थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। जो मीजोसोम है आपको पता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन ही तो है, उसका एक्सटेंशन है। तो जो मीजोसोम है उसमें प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस, प्रेजेंट इन मीजोसोम और bacterial cell membrane, and ETS is the part of the aerobic respiration, so it is the site of aerobic respiration। तो यहां पर respiration भी कौन सा होगा बेटा, aerobic respiration। ओके, तो फाइनली मीजोसोम हेल्प इन द रेस्पिरेशन, साइट ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट फंक्शन, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। याद रखना बेटा, मीजोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये मैंने बताया था अभी, जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है वो मीजोसोम में पाया जाता है, मीजोसोम से रिलेटेड है। तो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम हेल्प इन क्रॉस लिंकिंग इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। ओके, तो अपन ने बोल दिया हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेगा बेटा, जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने में हेल्प करता है। अपने लिख दिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। फोर्थ, हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। जब बैक्टीरिया बेटा डिवाइड होता है, ये देखो ये बैक्टीरिया है, जब डिवाइड होगा तो उसमें डिवाइड होने में कौन हेल्प कर रहा है बेटा, मीजोसोम। तो इसका क्या हो जाएगा, डिवीजन, जो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। एक और फंक्शन देखिए बेटा, हेल्प इन सिक्रीशन
ये सीक्रेशन प्रोसेस में भी क्या करेगा बेटा, हेल्प करेगा। इसके अलावा जो आपका एंजाइम का जो कंटेंट है वो बढ़ाएगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया, ऑल्सो इंक्रीज मेम्ब्रेन सरफेस एरिया। ऑब्वियसली ये देखो एक्सटेंशन होगा तो सरफेस एरिया है वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। एक फंक्शन और मेंशन कर सकते हैं, ऑल्सो इंक्रीज द एंजाइम कंटेंट, इंक्रीज द एंजाइम कंटेंट। सो दीज आर द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ मीजोसोम, जो आपको सारे याद रखना है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। तो आप बताओ बेटा, मीजोसोम का फंक्शन क्या है? दैट इज अ स्ट्रक्चर हेल्प इन द रेस्पिरेशन, एंड इन यूकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। सो मीजोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। सो मीजोसोम analogous to the mitochondria, those are functionally similar but structurally dissimilar। इसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन अपन ने बता दिया बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, सीक्रेशन प्रोसेस, इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड ऑल्सो इंक्रीज द एंजाइम कंटेंट। तो ये आपका मीजोसोम वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया बेटा। फिर बता रहा हूँ, मीजोसोम जो है वो बैक्टीरिया का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, मीजोसोम दैट इम्पार्ट इन मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो आपके सामने है, जो अपन ने मेंशन की है। ठीक है बेटा, तो ये मीजोसोम की बात कंप्लीट हो गई। देखो एनसीईआरटी में कंटेंट कम है बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे घबराना मत आप कि एनसीईआरटी के अंदर जो कंटेंट दे रखा है वो बिल्कुल शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन उसके सराउंड जो है डिजाइन होते हैं, तो अपन थोड़ा सा उसके सराउंडिंग में जो भी बातें पुटअप हो सकती हैं वो सारी अपन इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कंटेंट भी आप कॉपी में नोट करोगे। एनसीईआरटी को मस्ट है रीड करना है, एनसीईआरटी की कोई लाइन आपकी छूटनी नहीं चाहिए, एनसीईआरटी टोटली कवर करनी है, पॉइंट टू पॉइंट, नॉट स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक वर्ड जो है उसका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, किस तरह से क्वेश्चन वो डिजाइन करेगा, कैसे आपको आंसर देना है। ठीक है, तो काफ़ी आज मीजोसोम के बाद जो अगली स्ट्रक्चर्स हैं उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मीजोसोम के बाद प्रोकैरियोटिक सेल में आपका क्या क्या बचा है। देखो बेटा, एक तो रिमेनिंग पोर्शन है वो अभी बात कर रहे हैं अपन, फ्लैजिला की बात करेंगे बेटा, इसके अलावा फिम्ब्री, इसके अलावा पिली। ओके, और इसका जो जीनोम है उसकी थोड़ी स्टडी करेंगे। इसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज बची हुई हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इंक्लूजन बॉडीज, चार चार स्टेटमेंट है इनमें। इसके अलावा प्लाज्मिड की बात करेंगे, कल प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा क्रोमेटोफोर है इसके बाद। तो ये छोटे छोटे स्टेटमेंट है जो अपन कल कवर कर देंगे प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट। याद रखना, एनसीईआरटी में दे रखा है प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो अपन कवर कर रहे हैं, उससे 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में बेटा पक्का। ठीक है, तो अच्छे से उसको रिवाइज करना है, कल इन टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे एक लेक्चर में, तो इजीली आपका जो है प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में करेंगे कंपैरिजन। ठीक है, ओके।